हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 टॉपिक्स लिए हैं। इस पार्ट के अंदर हम 1960 के दशक को घातकतम दशक क्यों कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी किन कारणों से लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम बनी, चौथे आम चुनाव से पहले की क्या स्थिति थी, गैर कांग्रेसवाद, 1967 के चुनाव परिणाम, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव, 1971 का लोकसभा चुनाव प्लस उसके परिणाम और प्लस 1971 के बाद इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए अलग अलग कदमों कार्यक्रमों के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 7 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है कि 1960 के दशक को किन कारणों से घातकतम दशक का नाम दिया जाता है। दोस्तों, 1960 का दशक देश के लिए अलग अलग दृष्टियों से विनाशक रहा। इस दशक में अलग अलग नकारात्मक घटनाओं से हमें जूझना पड़ा। जैसे 1962 भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत को सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु का होना देश के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी कि नेहरू के बाद किन को हम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करें। ऐसा कौन सा योग्य व्यक्ति है जिसको हम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हुए देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रख सकें। नेक्स्ट 1965 में देश के अलग अलग राज्यों में अकाल जैसी सिचुएशंस हुई। मानसून विफल हो चुका था, विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में इसके, बंगाल जैसे राज्यों में इसके काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट 1965 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। नेक्स्ट 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की रूस के ताशकंद में मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये सब घटनाएं थी जिसकी वजह से हम 1960 के दशक को कभी कभी घातकतम दशक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा रोल निभाने वाले व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, 1950 सादगी और के प्रतिमूर्ति, 1951 से 1956 के बीच में रेल मंत्री पद पर रहते हुए जब दुर्घटना घटी या रेल दुर्घटना हुई तो उस रेल दुर्घटना का दायित्व इन्होंने खुद लिया और इसी का परिणाम था अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। भारतीय राजनीति में उनका इस्तीफा आज तक एक मिसाल माना जाता है कि किस तरह उन्होंने अपने नैतिकता को मुख्य स्थान देते हुए पद का त्याग दिया। नेक्स्ट 1964 से 1966 के बीच देश के प्रधानमंत्री बने। देश को अलग अलग दृष्टियों से विकास के रास्ते पर ले जाने की उन्होंने कोशिशें की। इसी का परिणाम था उन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया। जय जवान जय किसान कि हमें देश के जवान, देश की सेनाओं को सम्मान देना है, उन्हें मजबूत बनाना है, प्लस किसान जो अन्नदाता के रूप में जिसे हम पुकारते हैं उसके हितों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के क्या कारण थे। लाल बहादुर शास्त्री की 1964 में जब अचानक मौत हुई तो उन परिस्थितियों में मोरारजी देसाई प्लस इंदिरा गांधी के बीच सीधी चुनौती देखने को मिल रही थी कि किस पर्सन्स को, इसके अलावा कुछ और भी नेता थे कि हम किन को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करें। उन हालातों में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद पर नियुक्त किया गया। बात आती है ऐसी क्या वजह थी कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुई। सबसे फर्स्ट पॉइंट, 1958 में वे कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुके थे। 1964 से 1966 के बीच केंद्रीय मंत्री पद पर भी रही। इसके अलावा जब कांग्रेस पार्टी में गुप्त मतदान कराया गया तो गुप्त मतदान में 2/3 सांसदों ने इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटिंग की या मतदान किया। इन्हीं सब का परिणाम था कि इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि चौथे आम चुनाव 1967 से पहले देश की क्या स्थिति थी। तो 1967 के चुनाव से पहले देश की स्थिति काफ़ी हद तक नकारात्मक रूप में बनी हुई थी। मानसून विफल था, यानी अकाल जैसी सिचुएशंस थी, खाद्य संकट देखने को मिल रहा था, महंगाई का स्वरूप था,
इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आ चुकी थी और सैन्य खर्च में वृद्धि हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग दृष्टियों से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टियों से विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है गैर कांग्रेसवाद? गैर कांग्रेसवाद वह विचारधारा जिसे राम मनोहर लोहिया द्वारा बनाया गया जब विपक्षी दल एक मंच पर आए। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए विपक्षी दलों का एक मंच पर आना ही गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। नया क्वेश्चन है कि 1967 के चुनाव के क्या परिणाम रहे? 1967 के जो चुनाव हुए वे चुनाव भारतीय राजनीति में दूरगामी असर डालने वाले साबित हुए। इन चुनावों को कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक भूकंप का हम नाम भी देते हैं। तो बात आती है कि कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक भूकंप का नाम क्यों देते हैं, तो उसके लिए दो कारण हम मानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, के कामराज, अतुल्य घोष, एस के पाटिल जैसे बड़े वरिष्ठ नेताओं को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट मद्रास या तमिलनाडु एंड केरला जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जब हार का सामना करना पड़ा, तो इन कारणों से कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनाव को राजनीतिक भूकंप का नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों हम बात करना चाह रहे थे 1967 के चुनाव के क्या परिणाम रहे। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की हार हुई, 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा राज्य स्तर पर गठबंधन सरकारों की स्थापना हुई। 1967 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में राज्य स्तर पर जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, तो सिचुएशंस में अलग अलग विचारधाराओं वाले दल जैसे सीपीआई, भारतीय जनसंघ आदि ने अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकारों को बनाने का काम किया। जैसे बिहार में अन्य दलों के साथ साथ एसएसपी और पीएसपी थी। इसी तरह पंजाब में संता ग्रुप और मास्टर ग्रुप प्लस सीपीआई और अन्य पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण किया। नेक्स्ट, इन्हीं चुनाव में पहली बार हमने दल बदल की सिचुएशंस को देखा। दल बदल के संदर्भ में हम यूज करते हैं सेंटेंस आया राम गया राम। तो बात आती है कि आया राम गया राम क्या है? तो आया राम गया राम का उपयोग हम दल बदल के लिए करते हैं। जब हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक पखवाड़े में 3 बार कांग्रेस पार्टी छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर यूनाइटेड फ्रंट, फिर कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड फ्रंट से फिर वापसी कांग्रेस, तो सिचुएशंस को कहते हैं आया राम गया राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कांग्रेस सिंडिकेट? तो कांग्रेस सिंडिकेट शब्द का उपयोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए किया जाता है, जिनमें ये ग्रुप था जिसमें के कामराज, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस सिंडिकेट के माध्यम से ही पहले लाल बहादुर शास्त्री, आगे चलकर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर आसीन हुई। और जब कांग्रेस सिंडिकेट के नेताओं ने महसूस किया कि हमारी अनदेखी हो रही है, तो इस सिचुएशंस में उन्होंने इंदिरा विरोधी रुख को अपनाया। तो दोस्तों, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, अब हम चलते हैं कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें हमने 10 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक टॉपिक या क्वेश्चंस को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1969 का राष्ट्रपति चुनाव क्या है? तो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वह चुनाव है जब कांग्रेस पार्टी में 2 गुट देखने को मिल रहे थे, जिनमें से एक को सिंडिकेट गुट और दूसरे को इंदिरा गुट के नाम से जाना जा रहा था। सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का गुट था, जबकि इंदिरा गांधी गुट अपने आप में अलग रूप में था। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में काफ़ी समय से तनाव चला आ रहा था। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में यह तनाव हमें चरम पर देखने को मिला। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ओर से उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया गया। इन हालातों में इंदिरा गांधी द्वारा अंतरात्मा के आधार पर वोट डालने की अपील की गई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि वीवी गिरी इस राष्ट्रपति चुनाव में विजय हो गई। बात आती है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के क्या परिणाम पड़े। तो
तो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में डिवाइड हो गई या बट गई, जिनमें से एक को हमने कांग्रेस ओ तो दूसरे को कांग्रेस ई फॉर इंदिरा या कांग्रेस आई फॉर इंदिरा या रिक्विजनिस्ट, और फर्स्ट को कांग्रेस ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, पुरानी कांग्रेस या सिंडिकेट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है ग्रैंड अलायंस? तो ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एक मंच पर आए और उन विपक्षी दलों ने जो मोर्चा बनाया उसे ही हम ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं, जिसमें एसएसपी, पीएसपी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल प्लस भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां मौजूद थी। ग्रैंड अलायंस बनाने का मकसद यही था कि कैसे इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1971 के जो 5वें लोकसभा या आम चुनाव थे, उन चुनाव में कितने मुद्दे देखने को मिले और उन चुनाव का क्या रिजल्ट हुआ। तो 1971 के जो 5वें लोकसभा या आम चुनाव थे, वे चुनाव दो मुद्दों को लेकर हुए, जिनमें से एक मुद्दे का नाम था इंदिरा हटाओ और दूसरे मुद्दे का नाम था गरीबी हटाओ। इंदिरा हटाओ नारा कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के द्वारा दिया गया, सिंडिकेट के द्वारा दिया गया, जबकि गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया। बात आती है कि 1971 के चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ। तो इन चुनाव में कांग्रेस प्लस सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन को 375 सीटें मिली, जबकि ग्रैंड अलायंस को 40 से कम सीटें मिली। इन चुनाव के पश्चात जो सिंडिकेट ग्रुप था कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस हो, उसका लगभग समापन सा होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, क्या है प्रीवी पर्स? तो प्रीवी पर्स एक व्यवस्था का नाम है। 1947 में आज़ादी के समय देश में 565 रजवाड़े थे। देश में इन रजवाड़ों का विलय करना बहुत ज़रूरी था। तो इन हालातों में हमने राजा महाराजाओं के सामने शर्त रखी कि अगर आप भारत में विलय करेंगे तो हम आपको प्रीवी पर्स के तहत विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसी का परिणाम था कि आज़ादी के पश्चात हमने प्रीवी पर्स व्यवस्था को राजा महाराजाओं के लिए लागू किया, जिसके तहत राजा महाराजाओं को अपनी संपदा बनाए रखने का अधिकार दिया। इसके अलावा उन्हें कुछ विशेष भत्ते प्रदान किए गए। प्रीवी पर्स व्यवस्था का आरंभ से ही विरोध होता आ रहा था। 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद उसे समाप्त करने के लिए 1967 में कदम भी उठाए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसी का परिणाम था कि 1971 में जब भारी बहुमत के साथ विजय हुई तो उन्होंने 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा महाराजाओं को जो विशेष अधिकार, संपदा, वेतन भत्ते मिल रहे थे, वे सब समाप्त होते चले गए और राजा महाराजा भी आम जनता की तरह बन गए, यानी उनके विशेष अधिकार समाप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की गिनती समाजवादी विचारकों में की जाती है। राम मनोहर लोहिया एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी और उन्होंने ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण देने का समर्थन किया, क्योंकि इनका विश्वास था कि जब इस वर्ग को आरक्षण मिलेगा तभी इसका विकास हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने मैनकाइंड तथा जन अखबार निकाले या जन अखबार के भी संस्थापक थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कर्पूरी ठाकुर। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? तो कर्पूरी ठाकुर एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी प्लस समाजवादी विचारक, बिहार के सीएम चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने बिहार में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वी गिरी 1966 से 1969 के बीच में उपराष्ट्रपति पद पर, और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस हालात में वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और विजय भी हुए। नया क्वेश्चन है के कामराज एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास में मिड डे मील दोपहर का भोजन नीति को लागू किया। इसके अलावा उन्होंने कामराज योजना बनाई। कामराज योजना वह योजना है जिसके तहत उन्होंने कैबिनेट में शामिल वरिष्ठ मंत्रियों से अपील की कि वे अपने पद को छोड़ें, ताकि नए मंत्रियों को, युवा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला किया जा सके या लिया जा सके। तो इस प्रकार के कामराज मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्लस कामराज योजना के लिए जाने जाते हैं। नया क्वेश्चन है हमारे सामने कि 1971 के बाद यानी 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? तो 1971 के
चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ने के लिए अलग अलग कारक रहे, जिनमें पहला कारक 1971 के भारत पाक युद्ध में इंदिरा गांधी द्वारा विजय को प्राप्त करना, प्लस बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभारना, गरीबी हटाओ कार्यक्रम को उच्च रूप में चलाना, इसके अलावा पृथ्वी पर व्यवस्था को समाप्त करना और 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण करना, ये सारे कार्य थे जिससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1971 के बाद की कांग्रेस क्या पहले जैसी मजबूत कांग्रेस थी? क्या 1971 के बाद कांग्रेस का जो स्वरूप था वो मजबूत स्वरूप था? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए, कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा तभी तक अपने अस्तित्व को संभाल सकती है जब तक उसमें सतरंगा स्वरूप हो, देश की सभी जनता को साथ लेने का स्वरूप हो, अपने पार्टी में शामिल सभी वरिष्ठ युवा नेताओं को साथ चलने का स्वरूप हो। तो कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में जो बनी रही उसके पीछे मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी का सतरंगा स्वरूप था, स्वीकार करने की थिंकिंग थी, सहन करने की थिंकिंग थी। लेकिन 1971 के चुनाव के बाद हमें उसके स्वरूप में कमी देखने को मिली। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में वही लोग देखने को मिले जो चाटुकारिता से संबंधित थे, यानी प्रमुख नेताओं को हम कह सकते हैं कि जो नेता सच कहने वाले थे उनको जब साइड लाइन लगाया गया तो धीरे धीरे वे सभी कांग्रेस पार्टी से विमुख होते चले गए। हम कह सकते हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस पार्टी पहले जैसी मजबूत कांग्रेस नहीं बनी और धीरे धीरे उसका स्वरूप धीमा होता चला गया, निम्न होता गया। तो दोस्तों चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।